संस्कृत व्याकरण की ओर। ध्यान रखना है कि 28 फरवरी को आपकी गोमट सार जीवकांड सार की परीक्षा होने वाली है। 87 नंबर की गाथा तक, वेद मार्गणा तक, माने 27 नंबर की गाथा से लेकर 87 नंबर की गाथा तक आपकी परीक्षा 28 फरवरी को है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि कल 16 तारीख से लेकर और 22 फरवरी तक, 16 फरवरी से 22 फरवरी तक केवल जूम चैनल पर ही आपको उपस्थित होना है। पारस चैनल में कल से नहीं रहेगा, पुनः हम 23 तारीख से पुनः पारस चैनल पर आएंगे। तो पारस चैनल वाले भी सुन लें, जो जिज्ञासु पाठकगण हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कल से आप सबको केवल ऋषभदेव जूम चैनल पर रहना है, क्योंकि 7 दिन तक पढ़ाई बंद नहीं की जा सकती है। तो आप सब खूब अच्छा अभ्यास करते रहें और ऋषभदेव जूम चैनल का उपयोग करके ठीक 3:30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जूम चैनल ज्वाइन करके संस्कृत व्याकरण और गोमट सार का अध्ययन करें। चलिएगा संस्कृत व्याकरण। वीरम प्रणम्य सर्वज्ञम विनष्टाशेष दोषकम कातंत्र रूपमालेयम बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमन करके व्याकरण के संधि प्रकरण के अंतर्गत प्रकृति भाव संधि में आ जाइए। पुस्तकें बहुत सारे लोगों को मिल चुकी हैं और PDF भी आपको भेजा गया है। तो जिन्होंने किताबें नहीं मंगाई हैं या अभी तक जिनके पास पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, तो आप PDF का प्रयोग करें और आ जाएं पेज नंबर 16 पर। ये पुस्तक आपके पास जो आप पढ़ भी चुके हैं वहाँ से लेकर के और पूरे संधि प्रकरण तक दिया गया है, यानी पंच संधि प्रकरण की ये छोटी बुकलेट है। आगे आगे जो जो चैप्टर चलता रहेगा हम उसकी बुकलेट आप तक पहुँचाएंगे। तो जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो या पुस्तक नहीं मंगवाई हो, तो हस्तिनापुर जम्बूद्वीप का जो फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है, उस पर संपर्क करके पुस्तकें मंगा लें और सभी लोग उसको अच्छे से पढ़ें। प्रकृति भाव संधि में हमने कल आपको बताया था कि जो प्रकृति रूप ही, स्वाभाविक रूप से ही शब्द रहते हैं जिनमें प्रायः कोई सूत्र नहीं लगते, तो उनको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो कल अहो आश्चर्यम नो एहि आ अपेहि इ इंद्रम उ उत्तिष्ठ आ एवं, इन शब्दों को आपने ज्यों की त्यों सिद्ध करके और जान लिया था कि इनकी संधि नहीं होती है, ज्यों की त्यों शब्द रहते हैं। अब आगे कहते हैं कि जो व्याकरण के किसी नियम से नहीं बनते हैं वे सभी निपात से सिद्ध हुए कहे जाते हैं, यही प्रकृति भाव है। अतः यह उपर्युक्त शब्द ज्यों के त्यों रह गए, जो आपको ये बताए गए पीछे, इनके लिए कहा अहो आश्चर्यम आदि शब्द। किन्हीं किन्हीं में संधि हो भी जाती है, प्रकृति भाव संधि के अनुसार भी किन्हीं किन्हीं में संधि हो भी जाती है, तो उसको श्लोक के द्वारा कहते हैं। श्लोक मैं बोलती हूँ, आप भी बोलिएगा। ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यः हांगानुबंधो विज्ञेयो वाक्यस्मरणयोर्नतु। हाँ, 4 प्रकार का ऐसा नियम बताया है। किंचित के अर्थ में, ईशत अर्थ माने किंचित, किंचित गर्म, किंचित ठंडा या कम
सूत्र वाली व्याकरण। ऐसे क्रिया के योग में मर्यादा के अर्थ में, अभिविधि यानी व्याप्ति के अर्थ में ये कहा कि अव्यय, ये कभी भी व्यय नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं अव्यय, को आंग रूप समझना चाहिए। इसमें गा का अनुबंध लोप हो जाता है, इसलिए इनमें आ शब्द के साथ संधि हो भी जाती है तथा वाक्य और स्मरण अर्थ में आ शब्द मात्र है, उसमें संधि नहीं भी होती है। तो दोनों प्रकार से विकल्प जहाँ पर है तो उसके वाक्यों को दिया है। जैसे ईशत अर्थ में, ईशत माने कम अर्थ में, आ उष्णम, आ प्लस उष्णम, इसमें संधि हो गई, ओष्णम बन गया। तो आपको अब स्वर संधि यहाँ काम आ जाएगी। आ प्लस उष्णम, तो ऊ के आने पर आ को ओ हो जाता है और ऊ का लोप हो जाता है, पुनः संधि हो जाती है। व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, जिसको आप परीक्षा दे करके उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो ओष्णम बना, ओष्णम माने किंचित उष्ण, जैसे कहेंगे ना थोड़ा गर्म पानी ले आओ, ओष्णम किंचित गर्म। क्रिया के योग में क्या है, आ प्लस ई, तो इसको आ प्लस ई, तो ई आने पर आ को ए हो जाता है, तो ये बन गया एही। तो एही का मतलब है आओ, आप यहाँ आओ। तो आओ की क्रिया में एही का प्रयोग करते हैं, वो क्रिया योग में आ और ई से संधि हो गई। मर्यादा अर्थ में आ उदकांतात, माने जल तक, कहेंगे कि कहाँ गए थे, जहाँ जल भरा हुआ था, तो जल तक, जल के पहले तक। आ उदकांतात माने ओदकांतात, आ और ऊ के आने पर आ को ओ हो गया, ऊ का लोप हो गया, तो ओदकांतात बन गया। अभिविधि अर्थ में बता रहे हैं कि आ प्लस आर्यभ्या, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ ही रहा, तो एक आर्यभ्य का आ लोप हो गया। आर्यभ्या माने सभी पुरुषों तक श्री स्वामी का यश व्याप्त है। ये अभिविधि अर्थ हो गया। वाक्य अर्थ, कोई वाक्य बनाना है, आ एवं, तो आ प्लस एवं, ये एवं आ एवं ज्यों का त्यों रहा। स्मरण अर्थ में आ एवं हाँ, मतलब आ, संस्कृत में आ भी कहते हैं हाँ को, हाँ ऐसा है आ, इस प्रकार से वह है। तो सूत्र में ओदंता, जो पीछे सूत्र आया कि ओदंता अयु, ओद का मतलब है ओकार, जिसमें केवल एक अक्षर जिसको कहा है वही होगा, उसका मतलब ओ, केवल ओ से औ नहीं आएगा, एक ही अक्षर आएगा, ओकार। इस प्रकार से ओदंता पद में अंत शब्द ग्रहण किया गया है, वह ओ, आ आदि सभी को एक एक को ही सूचित करता है। यह आपने पहले सुना है, जैसे ओकार कहें, अकार कहें, इकार कहें, एक ही शब्द का ग्रहण होता है। अवर्ण कहें, इवर्ण कहें, तो जोड़े का ग्रहण हो जाता है। ई उ आ, ऐसे वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, ऐसा आता है। तो ये चार प्रकार से आपको प्रकृति भाव संधि में संधि होती भी है और नहीं भी होती है। ऐसा अर्थ इसके अंदर जो बताया। आगे के लिए कवि प्लस एतौ, माले प्लस इमे, ये शब्द हैं और इनको सिद्ध करना है। ये प्रकृति भाव संधि का प्रकरण छोटा सा ही है, तो उसको जानना है। यानी अब द्विवचन के शब्दों की संधि कैसे होती है, तो सूत्र लगता है द्विवचन मनौ, द्विवचन मनौ, द्विवचन मनौ, द्विवचन मनौ। इसका अर्थ है औ को छोड़कर यदि अन्य स्वर वाले द्विवचन पूर्व में हैं और आगे स्वर है,
तो संधि नहीं होती है। अब आप ये कैसे जाने कि इसमें द्विवचन है? तो आपको जैसे औ, बालका बालकौ, रामा रामौ, पुरुषा पुरुषौ, औ बताता है कि ये दो वचन है, माने दो का ग्रहण किया जाता है। विशेष अर्थ इसका कल आप स्पष्ट करना, ये व्याकरण का ज्ञान अच्छे से आप लेते रहें। प्रकृति भाव संधि स्वर संधि के पश्चात आई है, लेकिन इसमें लगभग स्वरों के ही प्रयोग में संधि है, उसको आगे समझेंगे। अब पूजन का